हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हम कक्षा 10 के छात्रों को फिजिक्स बताएंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी समतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे होता है, उससे संबंधित तमाम बातें आपको हम बताएं। लेकिन प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ और चीजें आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, हम आपको बताए थे कि मान लेते हैं कोई परावर्तक पृष्ठ AB, और इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है, और जिस बिंदु पर आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, और पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। और इस पॉइंट O पर हम लोग एक लंब खींच देते हैं जिसको बोलते हैं अभिलंब। और अभिलंब तो आपको हम बताए थे कि ये अभिलंब और इसके बीच, आपतित किरण के बीच का जो एंगल होगा AI होगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होगा R होगा। ये है आपका आपतित किरण, ये है परावर्तित। तो देखिए यहाँ पर अगर यह एंगल I पर आपतित होता है तो यह एंगल R से क्या होता है, परावर्तित होता है। और इसमें I और R दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके जो परावर्तन के नियम है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी आपतन कोण सतह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि हम इस एंगल को और बढ़ा दें, यानी आपतित किरण को यहाँ से ले जाएं, तो परावर्तित किरण भी और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम आपतित किरण को बढ़ाते जाते हैं, परावर्तित किरण उसी तरह बढ़ता चला जाता है। अब एक कंडीशन और है कि अगर किसी भी आपतित किरण को सीधा अभिलंब से हम लोग आपतित कराएं, या सीधा अभिलंब से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी वह क्या होगी, जिस एंगल पर आएगी और उसी एंगल पर वापस चली जाती है। यानी इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, लेकिन यह 0 डिग्री पर होगा। तो इस तरह से अगर इससे कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे सपोज दैट आ जाता है कि यदि कोई प्रकाश किरण का आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो इसके परावर्तन कोण का मान बताओ। कंडीशन इस वाले फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, आपतन कोण का मान 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री, यानी परावर्तन कोण का मान आपका 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से यदि ये देखिए परावर्तक पृष्ठ है, अगर ये कहते हैं कि कोई प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण आपतित होता है वह जो है परावर्तक तल के साथ अगर 45 डिग्री या कह दे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई आपतित किरण परावर्तक तल के साथ कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर आपतित होता है, तो इसके परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण का मान बताना है, यह दिया है, सपोज दैट इसको बी सी, एक ज्ञात है क्या इसमें, एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको निकालना है एंगल R का वैल्यू कितना होगा। तो इस कंडीशन में देखिए यह वैल्यू हमको मालूम है, तो यह वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ये देखो अभिलंब है, लंब जो भी होता है 90 डिग्री पर होता है, तो पूरा मिला के 90 डिग्री है, जिसमें आपका 60 डिग्री है। तो एंगल BON मान लेते हैं, एंगल BON का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो एंगल BON का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री में से क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, ठीक है ना। यानी एंगल AO
एन माइनस एंगल ए ओ बी, ए ओ बी निकाल देंगे। इस कंडीशन में हो जाएगा एंगल बी ओ एन का मतलब एंगल आई, एंगल आई का वैल्यू जो होगा ए ओ एन, देखिए ए ओ एन का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस ए ओ बी का वैल्यू 60 डिग्री, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, तो हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इस कंडीशन में एंगल आई का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ रख देंगे, एंगल आर का वैल्यू 30 डिग्री। इस तरह से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसमें कर सकते हैं। और इसमें ये भी पूछ देगा कि यदि कोई आपतित किरण नॉर्मल से या विलंब से आती है तो बताइए उसका परावर्तन कोण कितने होगा। तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौटती है, यानी जो अविलंब से कोण बनेगा वही आपतन कोण परावर्तन कोण होगा ना। तो जब अविलंब पर आ रही है और उसी से वापस लौट जा रही है, इसका मतलब कि उसका परावर्तन कोण क्या होगा, विलंब के ही साथ बना हुआ जो कोण है परावर्तित किरण का, वो परावर्तन कोण होगा। तो विलंब के साथ उसका 0 डिग्री का एंगल होगा। जो प्रकाश किरण अविलंब से आएगी और उसी मार्ग से वापस जाएगी, तो इस कंडीशन में परावर्तन कोण या परावर्तन कोण का मान अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। तो इस कंडीशन में उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अविलंब के साथ वो परावर्तित किरण 0 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो समतल पृष्ठ है, यही जो समतल पृष्ठ है, इसी पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा हम लोग कैसे इमेज को ड्रा करेंगे। और आप लोग प्लेन मिरर जानते हैं, जिस मिरर का आप लोग यूज करते हैं, जिससे आप अपना बाल संवारते हैं, वही जो मिरर है प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है, कांच का प्लेट रहेगा, उस पर उसके किसी भी एक तल पे पॉलिश लगा देंगे, और पॉलिश लगा देंगे तो जो बचा हुआ तल होगा वो हो जाएगा आपका परावर्तक तल। अर्थात परावर्तक तल इनको क्यों कहेंगे, ऐसे तल, किसी भी मिरर का वह तल जो प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है परावर्तक तल कहलाता है। इधर पॉलिश है, इधर प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसे परावर्तक तल कहेंगे। ये हो गया M1 M2। और यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ है, यानी कोई वस्तु ओ रखा गया है, तो यहाँ से यह इसके इधर जो भी किरणें जाएगी, देखिए ये किरण यहाँ से आती है और पुनः लंबवत पड़ती है, तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। क्योंकि इससे पहले हम आपको बताएं कि कोई भी प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर जब लंबवत आती है या नॉर्मल से आती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और इसी जगह से एक और प्रकाश किरण इसके इस पॉइंट पर पड़ जाए, मान लेते हैं ये आपका ये हो जाए ए और ये हो जाए बी पॉइंट पर आता है, तो यह क्या है, परावर्तन के नियम का पालन करेगा, यानी ऐसे निकल जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ पर हम यह नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पर एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, जैसा कि इसके पहले। अब इसके बाद इसको हम लोग इधर पीछे की ओर बढ़ाएंगे और ये जो होगा ऐसे, तो यह आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ देखिए, थोड़ा सा आप ठीक बना लीजिए इसको, क्योंकि एंगल आई जितना होगा एंगल आर का भी मान उतना आना चाहिए।
और यहां से देखिए यह आभासी किरणें इधर, और यहां से ये भी आभासी किरणें। अब यह जो O का इमेज बनेगा यह I पर बनेगा। अगर ये बिंदुवत है तो ये भी बिंदुवत होगा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों 90 डिग्री है आपके। समझिए कि ये जो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है वस्तुओं का कहाँ बनेगा, किस आकार का बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये हमको बताने जा रहे हैं। आपको देखिए यहाँ वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यह बना। तो यहाँ देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी किरणों के द्वारा बना है। आभासी किरणें एक दूसरे को पॉइंट I पर कट कर रही हैं। इस तरह इसका जो प्रतिबिंब बना है आभासी बना। इसका मतलब आप हमेशा समझ लें कि जो भी समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है वह सदैव आभासी बनता है। और यहाँ देखिए पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट की तरह ही बना है, यानी आभासी बना है, वस्तु के बराबर बना है। अब देखिए हम इसमें आप लोगों को इसी तरह बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में प्रूव करना नहीं है। हम विशेष जानकारी के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे तो तमाम प्रकार के आपको कंपटीशन देने होंगे, जिस कंपटीशन में एक श्योर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जानकारी के लिए भी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। सारा सिलेबस आपका पढ़ा देंगे, चैप्टर वाइज सभी सिलेबस आपके पूरा किए जाएंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर यह एंगल आई है, ए आर है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। जब यह दोनों एंगल सेम होंगे तो यह मान लेते हैं बीएन हो गया। बीएन जो है वो ए के पैरेलल होगा, तो यह जो है यहाँ से देखिए एंगल आई है, ये अभी एंगल क्या होगा आई होगा, यह एकांतर कोण हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए यह और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर है। और यहाँ पर यह एंगल इसके बराबर है, यह एंगल इसके बराबर है, यानी चारों एंगल क्या है एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल ABI। इसका मतलब त्रिभुज ABO और त्रिभुज ABI में देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखिए एंगल यह और एंगल यह बराबर होगा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यह जो बचा हुआ एंगल है अपने आप वो बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान 180 डिग्री होता है। इस तरह से जब अलग अलग दो बराबर हो गया तो तीसरा बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए और यह जो भुजा देखिए यहाँ पर यह जो इसका साइड है ये दोनों के बीच क्या है कॉमन। इस तरह देख लीजिए इसके तीन भुजा भी और एक है साइड, या उसी तरह कह लीजिए यह दोनों 90 डिग्री के है, इसके बराबर है। और यह जो है यहाँ से ए और क्या मानेंगे आपका बी, यह ए बी जो है क्या है वैनिष्ठ है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इस कंडीशन में OA इज इक्वल टू क्या होगा AI। OA इज इक्वल टू AI। इसका मतलब ये है कि किसी भी दर्पण से जितने दूरी पर कोई वस्तु होती है दर्पण के लंबवत उतनी ही दूरी पर वह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी इसका पहला प्रगुण है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बने हैं उसका पहला प्रगुण है कि समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से सदैव उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण से सदैव उतनी ही दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है।
जितनी दूरी पर वस्तु होती है, यानी इसका मतलब जो हम आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाए ओ इज इक्वल टू ए आई, ये दोनों बराबर होते हैं। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए पॉइंट बिंदुवत वस्तु है तो बिंदुवत प्रतिबिंब बना, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु का आकार जैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार उसी तरह होता है। और हम बता दिए कि आप इसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। तो इसका जो है दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इसके प्रगुण में कह सकते हैं कि वस्तु का आकार बराबर जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं उसका आकार, आभासी प्रतिबिंब का आकार। देखिए सब जानते रहिए, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। दर्पण से जितने दूरी पर वस्तु होगा उतने ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा, उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जो आकार या जो लंबाई वस्तु की होगी वही लंबाई प्रतिबिंब की होगी, अर्थात दोनों के आकार क्या होंगे, सेम होंगे। और अगला हम बता रहे हैं आपको तीसरा नंबर, इसमें क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट अगर समतल दर्पण के सामने ई वेग से चल रहा, ई वेग से आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा टू वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ई वेग से यदि कोई प्रतिबिंब या कोई भी प्रेक्षक देख रहा है किसी वस्तु को कि दर्पण के सामने वह भी वेग से आ रहा है या भी वेग से कोई वस्तु आएगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, टू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। और इसमें कोई भी वस्तु जितनी लंबी हो, अगर वह वस्तु का पूरा लंबाई आप देखना चाहें तो यह जो समतल दर्पण की लंबाई होगी वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ये देखिए वस्तु वेग भी प्रतिबिंब वेग टू भी। और एक फोर्थ नंबर का इसका प्रगुण है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का क्या होगा, लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होगी, यानी दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई यानी दर्पण की लंबाई नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जो यदि हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो उस कंडीशन में दर्पण की लंबाई, सॉरी यहां देखिए दिक्कत हो रहा है, पहले समझ लीजिए पुनः। यदि कोई अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह जो दर्पण लेगा अपने प्रतिबिंब का या अपने लंबाई का आधा लेगा। तो इस समय हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई सही है। प्रतिबिंब की लंबाई या दर्पण की लंबाई हम लिख सकते हैं कितना लंबा दर्पण लेंगे, दर्पण की लंबाई सही है। देखिए करेक्ट है, थोड़ा सस्पिशन हो रहा था। यह जो है दर्पण की लंबाई कितना लेंगे, जितना लंबा वस्तु है उतना। जैसे हम मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर के, तो हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में दर्पण की लंबाई कितना लेंगे, दर्पण की लंबाई तो 160/2 = 80 सेंटीमीटर लेंगे। कितना लेंगे, 80 सेंटीमीटर। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर 60 सेंटीमीटर लंबा कोई दर्पण है, 60 सेंटीमीटर लंबा कोई दर्पण है तो 120 सेंटीमीटर का आदमी वो अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण से देख सकता है। और इसमें देखिए कभी कभी कह देता है कि यदि
कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो बताइए दर्पण से उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो। कोई वस्तु दर्पण से कितने पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, वो 10 सेंटीमीटर होगी। हम आपको प्रूव करके बताए थे कि जितनी दूरी पर वस्तु रखा रहेगा उतने दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कभी कभी ये भी कह देता है कि देखिए ये आपका दर्पण होगा, अगर दर्पण से जो वस्तु होगा, दर्पण से जो वस्तु रखा गया है उस वस्तु का प्रतिबिंब अगर 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, जो वस्तु है उससे प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 है, तो दर्पण से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी, तो 40 है तो 20 इधर 20 इधर, इसका मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। और अगला ये भी कह सकता है कि किसी भी प्रेक्षक को कोई वाहन दर्पण के सामने 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हमने बताया ना, जो प्रतिबिंब आता हुआ आपको प्रतीत होगा वो 2d वेग से होगा, तो प्रेक्षक को 2 × 4 = 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इस प्रकार समतल दर्पण से संबंधित आपको जानकारियां हम दे दिए हैं। देखिए जो भी इससे संबंधित हम आपको समतल दर्पण के प्रगुण बताए, सारे प्रूफ है, सब के सब प्रूफ है, लेकिन आप लोगों को प्रूफ नहीं करना है, इसलिए हम उसको गुण को ही आपको बता दिए, आप थोड़ा सा एक आपको प्रूफ भी कर दिए। तो इस तरह से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और वह प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके क्या गुण है, क्या न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं, हम आपको सारा हिंट दे दिए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।